नाजरीन, जब भी माह अगस्त आता है तो हमें तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के वाक़यात याद दिलाता है कि किन किन कुर्बानियों को देकर हमने ये पाक वतन हासिल किया। अभी चंद दिन पहले हमने उसकी 75वीं योम आज़ादी भी मनाया। हमने क्या वो मकासद हासिल कर लिए हैं जो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जो हमारे बुज़ुर्गों ने उस वक्त सोचे थे, देखे थे? आज भी जब 75 साल के वाक़यात पे नज़र मारें तो दिल दुखी हो जाता है। ख़ास तौर पर अगस्त योम आज़ादी के आसपास चंद वाक़यात ऐसे हो गए हैं, सियासी तौर पर तो हलचल है ही है, मुल्क बदअमनी, मुआशी तौर पे कमज़ोर, और दूसरी बातें जो मुआशरा में बेहिसी और बेराह रवी पाई जा रही है, उससे भी मुआशरे को, उससे भी मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। आज़ादी के 2 दिन पहले भी एक मासूम बंदे को कत्ल कर दिया गया सिर्फ अकीदे की बिना पर। अब आज़ादी के 2 दिन बाद एक ऐसा वाक़या होता है जो पूरी दुनिया में हलचल मचा देता है, यानी फैसलाबाद का वाक़या, जो इंटरनेशनल ख़बरों में भी और पाकिस्तानी ख़बरों में भी मौजू बना हुआ है कि वहाँ एक बनने वाली डॉक्टर या मेडिकल की तालबा के साथ क्या सलूक किया गया। हम यूरोप में बैठे हैं, मेरे साथ है स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब, बहुत अच्छा बोलते हैं सियासी तौर पे भी, हालात और वाक़यात पे भी। मैं उनसे पता करूंगा कि आया हमने वो मकासद हासिल कर लिए हैं और ये हमारा मुआशरा किधर जा रहा है कि आए दिन बच्चों का अगवा, कत्ल, डकैती, औरतों के साथ ज़्यादती, इज्तिमाई ज़्यादती, फिर कत्ल कर देना, ये किस किस्म का मुआशरा हमारा बन गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी नसीर साहब। आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है। हम लोग शुक्र ये अदा करते हैं कि हम लोग यूरोप में बैठे हैं। यहाँ पे मुझे रात को 3 बजे कोई थोड़ी तकलीफ हुई थी, बाजुओं में दर्द शुरू हो गया था बहुत बहुत सख्त, और मैंने इमरजेंसी वाली वो कॉल जो थी कर दी और उठा के ले गए एम्बुलेंस में बड़ी इज्जत के साथ। वहाँ बड़ी इज्जत के साथ मुझे ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। मैं हैरान था कि अगर कोई, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मैं यूरोप में था। उन्होंने इतनी मेरी मदद की कि मैं उसको आज तक भूल नहीं पाया। और बाकी ठीक है, सेहत मेरी ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। अभी सिर्फ थोड़ी रेस्ट के, डॉक्टर ने बोला थोड़ी रेस्ट करें। अल्लाह फजल फरमाए। लेकिन पाकिस्तान में तो दिन दिहाड़े खवातीन को अगवा कर लिया जाता है, ऐसा सलूक उनके साथ किया जाता है, फिर वीडियो बनाई जाती है, वीडियो वायरल की जाती है। अब बताइएगा कि ऐसे मुआशरा किस तरफ हम जा रहे हैं? जी नसीर साहब, पाकिस्तान बनाने वालों ने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये अब मत बोलें कि पाकिस्तान वैसे बन गया था। कायद आजम तो उनको लीड कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे पूरी फोर्स थी। हमें उन्हें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ कायद आजम साहब ने अकेले नहीं बनाया था। उनके पीछे पूरी एक फोर्स थी, एक ताकत थी, एक सपोर्ट थी, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओ बहनों बच्चियों ने उस जमाने में सब लोगों ने कुर्बानियां दी। किसी ने इज्जत लुटवाई, किसी ने किसी की कहीं जाने चली गई, को भूखे नंगे हुए, को क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन मुल्क बन गया। कायद आजम साहब ने फरमाया था कि मुल्क तो बन गया, लेकिन इसके लिए अभी और बहुत सारी कुर्बानियां देनी है, क्योंकि मुल्क सिर्फ बना था, अंदर तो उसके कुछ भी नहीं था। और पाकिस्तान, आपको पता है कि जब कायद आजम साहब की जिंदगी भी थोड़ी थी, और इसके बाद तो फिर जो आज तक 75 साल में हुआ, वो दुनिया ने देखा, हमने देखा, आपने देखा, पाकिस्तानियों ने देखा। क्योंकि ये मुल्क जिस तरीके से चाइना ने चलाया अपने मुल्क को, जिस तरीके से बाकी लोगों ने अपने मुल्कों को चलाया, और दुनिया के नक्शे के ऊपर उन्होंने अपनी इज्जत बनाई, अपना एक मेयार बनाया, अपना एक स्टैंडर्ड बनाया, और लोगों को बताया कि हम इस मुल्क को चला सकते हैं। पाकिस्तान वो नहीं कर पाया। पाकिस्तान में गुंडाइज्म शुरू हो गई, पाकिस्तान में पीरिज्म शुरू हो गई, पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं सरदारिज्म शुरू हो गई, पाकिस्तान में वो राजाइज्म और इस तरह की चीजें, चौधरीइज्म शुरू हो गई। पाकिस्तान एक मुल्क था जिसको चलाने के लिए हमें काबिल लोग चाहिए थे, देनदार लोग चाहिए थे, वफादार लोग चाहिए थे, मेहनत वाले लोग चाहिए थे। जैसे कायदे साहब ने फरमाया था कि वो काम काम और काम, हमने उसको छोड़ दिया, हम किसी और चक्कर में पड़ गए।
جب وہ کہتے ہیں کہ کسی زمین کا یا کسی پراپرٹی کا مالک مر جاتا ہے تو یہ پاکستان کی پراپرٹی کا مالک تو قائد اعظم تھا، تو پھر لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا، زمینوں کو لوٹو، درختوں کو لوٹو، ان کے گھروں کو لوٹو، ان کی جائیداد لوٹ لو، جو کچھ گھر میں ہے وہ بھی لوٹ لو۔ پھر پاکستان کے ساتھ 75 سال یہی ہوا ہے نصیر صاحب۔ آج 75 سال کے بعد بھی جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، انصاف نہیں ہو رہا، آپ کے ججز بول نہیں رہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور آپ کا کوئی ادارے اس کو انصاف دے نہیں رہے، وہ دے سکتے بھی نہیں کیونکہ وہ بھی بکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ ملک اس طرح نہیں چلتے۔ دنیا کی مثالیں دیکھ لیں، یہ بنانا ازم ہے، یہ ملک نہیں ہے، بنانا ازم چل رہا ہے۔ وہاں پہ جو گنڈا ہے وہ شیر ہے، جو غریب ہے وہ پھنس گیا۔ تو پاکستان کو ترقی دینے کے لیے آپ کی قوم نے کوئی کام نہیں کیا، پاکستان کے اداروں نے کوئی کام نہیں کیا، اور آج پاکستان اگر 220 ملک ہیں دنیا میں نصیر صاحب، تو میں نے خود پڑھا ہے کہ 116 نمبر کے اوپر پاکستان کا نام ہے۔ 3 وہ ملک ہیں جن کو جنگ زدہ اور غریب ترین، اور وہاں پہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے، جیسے یمن ہے، جیسے افغانستان ہے، جیسے صومالیہ ہے، تو پاکستان اس کے اوپر 4تھا نمبر ہے۔ شرمناک نصیر صاحب، یہ ہماری حالات ہیں، شرمناک۔ تو یہ جو فیصل آباد والا واقعہ ہوا ہے، شرم سے سر جھک گئے ہیں۔ کبھی سویڈن میں بھی سوچا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں اور مجرم بچ جائیں؟ ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں اور مجرم بچ جائے؟ نیور، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں نصیر صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سویڈن ایک اتنا ڈیولپڈ، اتنا یہ کیا کہیں، میں بولوں گا کہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں پہ کسی کی ضرورت نہیں پڑ سکتی کہ اگر معصوم بچی 10 سال کی پیدل رات کو جا رہی ہے، اکیلی جا رہی ہے، تو کسی کی ضرورت نہیں اس کی طرف دیکھ سکے۔ اگر کوئی ضرورت کرے گا تو ان کا بہت برا اثر ہوتا ہے، فوراً ہوتا ہے۔ یہاں دیر نہیں لگتی۔ یہاں تو نصیر صاحب ایسی بات ہے کہ اگر جیسے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے موٹر وے والا جو حالات، تو کدھر گیا وہ کیس؟ ختم ہو گیا۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اگر کوئی بچی نے رنگ کر دیا 12 بجے کہ میں اکیلی ہوں اور میں فلاں رستے پہ ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے یا مجھے کسی نے کوئی چھیڑ رہا ہے، تو پولیس ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم گاڑیوں سے جلدی وہاں پہنچ جائیں گے یا ہیلی کاپٹر سے جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ اس جگہ کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں۔ 10 منٹ میں پولیس آتی ہے، 5 منٹ میں پولیس آتی ہے۔ اچھا نصیر صاحب، یہ بات آپ کے پروگرام کے تھرو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ پولیس یہ نہیں ہوتا کہ میں لاہور کی پولیس ہوں، میں تو گجرانوالے کی پولیس ہوں، میں تو سیالکوٹ کی پولیس ہوں، تو میں کیسے وہاں جاتا؟ یہاں پہ پولیس کا الارم بجتے ہی پوری چاروں طرف آل اراؤنڈ جو پولیس ہوتی ہے اس جگہ کے سب پولیس دوڑتی ہے، ایمبولینسیں دوڑ پڑتی ہیں، اور پولیس ڈیسائیڈ کر لیتی ہے بچی چھوٹی ہے، یہ اس کو کوئی ہوا نہ کر لے، زیادتی کر لے، ہیلی کاپٹر لے آتے ہیں، منٹوں میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یورپ، اس کو کہتے ہیں ترقی یافتہ ملک، اس کو کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹس، ان کو کہتے ہیں جمہوریت۔ اس ملک کو، ان ملکوں کو کہتے ہیں جمہوریت، ان ملکوں میں کہتے ہیں انصاف، ان ملکوں میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی۔ میں کالا ہوں، سفید ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا اسپتال کا واقعہ کہ 3 بجے میں وہاں 3:30 بجے پہنچا، یقین کریں وہ نرسیں میرے چرپائی کو اس طرح دوڑا رہی تھی کاریڈورز میں اور اس میں لفٹوں میں کہ میں خود دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ یعنی وہ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے سب کچھ کر رہی تھی۔ ود این آور انہوں نے میرا وہ جو پرابلم تھی سالو کر دی، 1 گھنٹے کے اندر۔ میں آپ کو نصیر صاحب بتاؤں کیوں، کہ یہاں پہ انصاف ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہمارے علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جو ہمارا معاشرہ جو بے راہ روی کی طرف چل پڑا ہے، تو آیا اس واقعے کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ آیا کوئی نہ کوئی تو ایک آخری واقعہ ہونا چاہیے نا؟ ہمارے علماء خود ان گنونوں کھیلوں میں شامل ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ وہ تو اسٹیٹ جو ہوتی ہے آپ کی، اسٹیٹ آف پاکستان، اداروں کا کردار ہوتا ہے، اور ادارے کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں کسی واقعے کے اوپر، اور وہاں پہ جو ہو رہا ہے اس میں سب دنیا جو ہے وہ اس غیر ذمہ داری میں انوالو ہے۔ سب دنیا قانون کو نہیں مانتی،
सब दुनिया के अंदर एहसास खत्म हो गया है। सब दुनिया जो मुसलमान हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो मैं नहीं मानता। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है नसीर साहब, कोई माने या ना माने। इस्लामिक रिपब्लिक, आप छोटा सा मुल्क दुबई या कतर या मस्कत या शारजा या आप जाते हैं बहरीन में, तो वहां जाके देखें कैसे कानून चलता है। यही मिनिस्टर आपके यहाँ से दौलत ले जाते हैं, वहां इन्होंने क्यों घर बनाए हुए हैं, वहां कानून चलता है। वो इस्लामी मुल्क है। किसी की जरूरत है किसी मासूम बच्ची की इज्जत, कोई इज्जत के ऊपर हाथ डाल दे, उसकी ज्यादती कर दे, कोई एक मिसाल दे दे पूरे अरब मुल्कों में, वो फांसी लगा, वो गला काट देते हैं तलवारों से। तो पाकिस्तान में तो अस्पतालों में डॉक्टर नर्सों को नहीं, उनकी इज्जत नहीं रखते। चलने वाले किसी बच्ची को पकड़ के उठा के ले जाते हैं, और सब दुनिया को पता है। आपके जजेस घर बैठे हुए हैं, आपके बड़े बड़े इदारे जो आजकल कबड्डी खेल रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के साथ और मुल्क की किस्मत के साथ कबड्डी हो रही है, ये किधर बैठे हुए हैं? ये दुनिया में नहीं होता, पाकिस्तान में होता है। सो देयरफॉर पाकिस्तान एक बनाना स्टेट है, वो कोई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है। तो आपका नजरिया या आपका ख्याल ये है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है उसमें कुछ कमी है, जो मुजरम सजाओं से बच जाती हैं? और एक नंबर दो, ये बताइएगा कि फिर ये जो मुजरमाना फेल करते हैं वीडियो वायरल भी कर देते हैं, कभी सोच भी सकता है यहाँ किसी की कोई तस्वीर यूरोप में बगैर उसके इजाजत के नेट पे डाल दे? हो नहीं सकता, कभी नहीं हुआ आज तक, हम इतने सालों से रह रहे हैं, कभी नहीं हो सकता। और पुलिस यहाँ की बड़ी पोलाइट पुलिस होती है, इंसानों वाला सलूक करती है। आप पुलिस को गलत काम अगर करता भी है कोई इंसान, तो पुलिस उसको बड़ी इज्जत के साथ ले जाती है, उसको बेहतरीन कमरा देती है, उसको खाना पीना देती है, उसकी इंटरोगेशन बड़ी सॉफ्टली करते हैं। कोई उनके साथ तशद्दुद नहीं होता, कोई उनके साथ जुल्म नहीं होता। जो पता लग जाता है उनको, लोग खुद बोल पड़ते हैं फिर कि हाँ मैंने काम किया, तो कानून के तहत उनको सजा मिलती है। पाकिस्तान में तो किसी ने काम किया, कुछ नहीं होता, उसको पकड़ के ले जाते हैं, मार कुटाई करके जबरदस्ती बयान दिलाते हैं, तुम बोलो मैंने ये कत्ल किया है। और जो बच्चियों के साथ पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं नसीर साहब, पाकिस्तान में कानून है ही नहीं। अगर पेपर के ऊपर कोई कानून है तो उसको किसी ने माना नहीं है। अगर कानून जज समझते हैं कि कानून लागू करना चाहते हैं, तो जज खुद इंसाफ लोगों को नहीं दे रहे, तो मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क ऐसे चलते भी नहीं है, दुनिया में मिसाल ही नहीं है कि बगैर कानून के कोई मुल्क चले। यहाँ पे सिर्फ कानून चलता है यूरोप में, वो कोई देखते नहीं है कौन है क्या है, सिर्फ कानून फॉलो करते हैं, कानून कोई के ऊपर अमल करते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे 1% भी गुंडाइज्म नहीं है। पाकिस्तान में तो 100% गुंडाइज्म है। नाजरीन, ये हमने छोटा सा प्रोग्राम एक आवाज़ उठाई है। हम सब का काम है कि ऐसे मुजरमाना फेल जो होते हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए। हो सकता है किसी की आवाज़ किसी के कानों में पड़ जाए, और ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी औरतें, हमारे मर्द कत्ल होने से बच जाएं, अगवा होने से बच जाएं, ऐसे बुरे फेल से बच जाएं। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जिस मकसद के लिए हासिल किया था वो जल्द हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। रोशन टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।